Hi students, we were on section 112 Indian Evidence Act. We had started our journey from section 4 presumptions and we had reached conclusive proof, which is basically presumption of law which is irrebuttable. In my previous lecture we had discussed the basic ingredients of section 112. When there is a valid marriage and a child is born during the subsistence of a valid marriage, it is a conclusive proof of the legitimacy of a child. Second part, if a child is born within is the more important word, within 280 days of the dissolution of that marriage, then also it is a conclusive proof of the legitimacy of that child. Provided, of course, that when the child was begotten, when the child was conceived, the husband had access to the wife. So we could divide section 113 into 112 into three parts. Firstly, birth of a child during a valid marriage. Secondly, birth of a child within 280 days of the dissolution of marriage. Thirdly, whether the husband had access at the time of the conception of the child. ये 3 points. इसके ऊपर मैंने पिछली बार valid marriage पे I had dwelt a little bit and we had seen what are the connotations of the word valid marriage in my previous lecture. Now, the most important, naturally, the word which comes is firstly, before I go to the access word, like to quote Supreme Court, SPS Balasubramaniam, SPS Balasubramaniam versus Suratyan, SURATTAYAN, Suratyan, 1952 Supreme Court. This section applies to legitimacy of children of a married person only. अब ये 1952 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. However, मैरिड का हम एक और वाइडर मीनिंग हमने पिछली बार लिया था, लिविंग इन रिलेशनशिप्स, क्योंकि उस टाइम पे लिविंग इन रिलेशनशिप्स नहीं होते थे. वी हैव टू टेक दैट वाइडर व्यू in the word valid marriage. Now, another aspect which came up in the Privy Council, Umrah, UMRA, Umrah versus Muhammad Hayat, HAYAT, Umrah versus Muhammad Hayat. It is immaterial how soon the birth occurs after the marriage. वैलिड मैरिज अगर है और मैरिज के 1 महीने के बाद ही बच्चा पैदा हो गया, दैट मीन्स नेचुरली मैरिज से पहले हस्बैंड वाइफ तो बाद में बने, द गर्ल हैड कंसीव्ड. अगर ये प्रूव हो जाए कि हस्बैंड हैड, दैट मैन हैड एक्सेस एट द टाइम व्हेन द कंसेप्शन वाज देयर, सो बच्चा पैदा कब हो रहा है इसका कोई लेना देना नहीं है. एज अर्ली एज आई सेड, दिस जजमेंट इज 1907. तब से ये चीज है कि कब के बच्चा 9 महीने में पैदा हो रहा है, 8 महीने में हो रहा है, 5 महीने में हो रहा है, 3 महीने में हो रहा है या 4 दिन बाद हो रहा है, इट इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस. अगर वो बच्चा वैलिड मैरिज के टाइम पे पैदा हो रहा है और कंसेप्शन के टाइम पे द मैन हैड एक्सेस टू द वाइफ, देन this presumption comes in. Third aspect, जो मैंने कल पिछली बार बोला था, प्लीज टेक दिस, वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जो मैं बोलने वाला हूं. रंगनाथ परमेश्वर वर्सेस E.G. कुलकर्णी
वर्सेस ई जी कुलकर्णी, 1996 सुप्रीम कोर्ट। ये क्यों मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है? जो मैंने वैलिड मैरिज का कंसेप्ट को बढ़ाया था मैंने, उसके ऊपर है। इस केस में क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने प्रिजम्पशन लेने से मना कर दिया क्योंकि फैक्टम ऑफ मैरिज वाज नॉट प्रूव्ड। फैक्टम ऑफ मैरिज प्रूव कैसे होता है मैंने पिछली बार भी आपको बताया। सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज इज द बेस्ट प्रूफ ऑफ मैरिज। तो जहां पे सोलेमनाइजेशन में प्रूव नहीं कर पाता, हिंदू लॉ में सोलेमनाइजेशन रीति रिवाजों के साथ होता है, तो जहां मैं सोलेमनाइजेशन नहीं प्रूव कर पा रहा हूं तो वहां पे वी कांट टेक इट एज अ मैरिज। अब यहां इस केस में क्या हुआ, इस कुलकर्णी के केस में, कि दे वर नॉट एबल टू प्रूव द फैक्टम ऑफ मैरिज, दैट मीन सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज। हाई कोर्ट ने कहा नहीं जी, मैरिज आप प्रूव नहीं कर पा रहे, हम कोई प्रिजम्पशन नहीं लेंगे, एंड दे रिफ्यूज टू टेक प्रिजम्पशन अंडर दिस सेक्शन। बच्चे का मामला था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया इसी मामले। सो इन दिस 1996 जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट व्हाट इट हेल्ड वाज देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ वैलिड मैरिज। ये लिख लो, ये जरूरी है। देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ वैलिड मैरिज फ्रॉम द फैक्ट of living together as husband and wife. So एक presumption ले सकता है कोर्ट of a valid marriage from the fact of living together as husband and wife for a continuous and long period. So जहां एक living in relationship continuous है और एक reasonably long period है, रीजनेबली लॉन्ग पीरियड हम किसको कहेंगे? रीजनेबली लॉन्ग पीरियड का उल्टा क्या है? वॉक इन वॉक आउट रिलेशनशिप। सो लिविंग इन रिलेशनशिप शुड नॉट बी, आई एम यूजिंग द टर्म्स यूज्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, शुड नॉट बी अ वॉक इन एंड वॉक आउट। इट शुड नॉट बी दैट। सो जहां एक वॉक इन या वॉकआउट रिलेशनशिप नहीं है और एक सफिशिएंटली रीजनेबली लॉन्ग पीरियड है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे हो गए, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट कर रही है, देन अ प्रिजम्पशन ऑफ वैलिड मैरिज कैन बी टेकन, एंड नाउ अ प्रिजम्पशन, अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ सच अ रिलेशनशिप कैन बी टेकन एज लेजिटिमेट. So there is a presumption of valid marriage from the fact of living together and husband and wife for a continuous and reasonably long period, and children born to them from such marriage are legal heirs of the property of the husband. यानी कि they will be taken as co-partners अगर हम हिंदू लॉ की बात करें, और अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें, कोई भी लॉ की बात करें, वो एक ऑर्डिनरी लीगल एयर की तरह ट्रीट किए जाएंगे। इसलिए कुलकर्णी का जजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है फॉर व्हाट इज अ वैलिड मैरिज। इस पे हमारे पास जो मैंने आपको बाला सुब्रमण्यम का केस बताया था, उसमें भी ये चीज आई है। एसपीएस बाला सुब्रमण्यम वर्सेस सूर्यात्यन, जो मैंने पिछली बार दिया, 1952 सुप्रीम कोर्ट। अ मैरिज प्रिज्यूम्ड फ्रॉम अ लॉन्ग कोहैबिटेशन इज ऑल्सो अ मैरिज विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 112 फॉर गिविंग राइज टू दिस प्रिजम्पशन। तो हमारे पास 1996 का भी केस है, एंड एज अर्ली एज 1952, जब लिविंग इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट भी नहीं था, तब भी a long cohabitation raises a presumption of marriage. I hope everybody is clear on this aspect. Now, you know, the most important word which comes up is the word access.
अगर हम सेक्शन 112 को देखें तो सेक्शन 112 को जो निगेट कर सकता है, जो कंक्लूसिवनेस को निगेट कर सकता है, वो क्या चीज है? हस्बैंड हैड नो एक्सेस। एक ही चीज जो इनबिल्ट है, जो सेक्शन 112 का फैक्टम टू बी प्रूव्ड में पहला पॉइंट आता है ना, उसके अंदर सिर्फ शोन लिखा है। दैट मीन्स अगर हस्बैंड ने ये चीज प्रूव कर दी कि मेरा जब बच्चा कंसीव हुआ मेरा एक्सेस नहीं था वाइफ को, दैट कैन बी नाउ sufficient to dispel the conclusive proof which can be taken under 112. So naturally the सबसे important word बन जाता है 112 का access. तो access क्या है? Let's write down on that. You know, access जो होता है उस पे क्वेश्चन आ सकता है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ड एक्सेस इन सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट, 5 मार्क्स। एक्सेस इन 112, 5 मार्क्स। अगर हम शुरू में जाएं, प्रीवी काउंसिल के भी जजमेंट से पहले जाएं, तो उस टाइम पे कई हाई कोर्ट्स ने एक्सेस का मीनिंग था एक्चुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द स्पाउसेस। मतलब ये प्रूव करो कि एक्चुअल इंटरकोर्स हुआ था ये। बट देन द फेमस प्रीवी काउंसिल जजमेंट कम्स ऑन दिस कंट्रोवर्सी के एक्चुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स। अब ये कैसे पता चले कि कौन से इंटरकोर्स से बच्चा पैदा हुआ, कंसीव हुआ है? बड़ा मुश्किल काम था। सो दैट इज वाई एक प्रीवी काउंसिल का बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है, KARAPAYA, कराप्या, KARAPAYA, कराप्या सिरवई, SERVAI, करयाप्पा सिरवाई वर्सेस मायांडी, MAYANDI, करयाप्पा सिरवाई वर्सेस मायांडी। दिस इज 1934 प्रीवी काउंसिल। इसमें पहली बार एक्सेस वर्ड का इंटरप्रिटेशन सही तरीके से किया गया। इन दिस प्रीवी काउंसिल जजमेंट इट वाज हेल्ड that the word access connotes only the existence of an opportunity. It connotes only existence of an opportunity for marital intercourse. तो जहां opportunity है, so please remember, ये prelims का क्वेश्चन भी बन सकता है। Access means actual sexual intercourse, opportunity for having sexual intercourse. This is a correct answer. So जहां पे हस्बैंड को अपॉर्चुनिटी है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है, that will be taken as access. This matter has come up again before many Supreme Court judgments. It came up for consideration earliest in 1954 before the Honorable Supreme Court. It came up in a 3-judge bench decision in C. Venkateshwarlu, C. Venkatesh, VENKATASWARLU, C. Venkatacharlu versus C. Venkatnarayan. So C. Venkatsavarlu versus C. Venkat Narayan, VENKATANARAYANA, Venkat Narayan, 1954 Supreme Court. In this judgment, 3-judge bench judgment, they dwelt upon this प्रीवी काउंसिल की जो 1934 की जजमेंट है उसके ऊपर ड्वेल किया, and they held that this was a proper interpretation of the word access. In this Venkatraman case, the Honorable Supreme Court reiterated and approved the interpretation of access
as given by the 1934 Privy Council judgment. Then it came up for consideration in many other judgments. For example, again in Gautam Kundu versus State of West Bengal. Also, Kamti Devi versus Poshi Ram. Gautam Kundu I will be discussing, it's a very important judgment. Kamti Devi versus Poshi Ram, 2003 Supreme Court. So I hope everybody is clear about the word access. Access basically means that the husband had an opportunity of having sexual intercourse with his wife. ये बड़ा खतरनाक है. That means जहां husband अपने घर आके सोता है, वाइफ है वहां, और वाइफ का कहीं बाहर अफेयर चल रहा है. Now husband has access to the wife, though the wife may have conceived from a neighbor. तभी मैंने कहा ये खतरनाक वर्ड है. Okay. Now the question arises, एक्सेस का स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है, किस हद तक प्रूफ करना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. This matter came up in Dukhtar Jahan, Dukhtar, Dukhtar Jahan, Jahan versus Muhammad Farooq, 1987 सुप्रीम कोर्ट. अब यहां पे वर्ड लिखा है शोन. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है. इन द बेयर एक्ट इट इज रिटन वेयर इट इज शोन. क्वेश्चन उठा कि शोन को तो मतलब होता है बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. व्हाट इज शोन? prima facie evidence. Shown basically means balance of probabilities. तो क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूविंग कि मेरा एक्सेस था या नहीं था, सिर्फ इज इट मियर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी? आई एम यूजिंग द टर्म मियर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, 50-50. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड नो, इट इज समथिंग मोर. दो द वर्ड शोन इज रिटन, बट एक्सेस will make or mar this section. इसलिए एक्सेस वर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारा. हम उसको नजरअंदाज इतनी सिंपली नहीं कह सकते. इसीलिए द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that notwithstanding that the word is shown, however, it has to be seen as preponderance of probability. So the level of proof, the standard to which I have to prove access or non-access has to be preponderance of probability. Please write down. Kamti Devi versus Poshi Ram, Kamty, Kamti, Ti, Kamti Devi वर्सेस पोशी राम, POSHI. एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है, 2001 सुप्रीम कोर्ट. द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन सच केसेस cannot be a mere balance of probability, but a strong preponderance of evidence. So cannot be a mere balance of probability, but a strong preponderance of evidence. The same thing was repeated in Banarsi Das versus Tikku Datta. Banarsi Das versus Tikku, TEEKU, Tikku Datta, 2005 Supreme Court.
that this presumption can be overthrown not by a mere balance of probabilities, but by a strong preponderance of evidence. Same thing was held in Duktar Jahan versus Muhammad Farooq. Same thing was held in Gautam Kundu versus State of West Bengal. Duktar Jahan versus Muhammad Farooq is 1987 Supreme Court. Duktar Jahan versus Muhammad Farooq. Gautam Kundu versus State of West Bengal is 1993 Supreme Court. So I hope now everybody is clear about the meaning of the word access and what is the standard of proof to which access must be proved. Now, one important matter came up before Kerala High Court. What about pregnancy before marriage? If there was a pregnancy before marriage, this matter came up in P.V. Sabu. P.V. Sabu, S-A-B-U Sabu versus Mania Kutti, M-A-N-I-A, Mania Kutti, K-U-T-T-Y, 1998 Kerala High Court, where the husband was not aware of the fact of pregnancy at the time of marriage. And he had no access to the woman before marriage. There would be no question of application of section 112. तो जहां लड़की प्रेग्नेंट थी मैरिज के टाइम पे एंड ही हैड नो एक्सेस और उसका कोई रोल नहीं था, ऐसे केसेस में 112 का प्रिजम्पशन नहीं लिया जा सकता. इनफैक्ट इसी जजमेंट में इट वाज रिटन दैट इट अमाउंट्स टू अ फ्रॉड इन मैरिज. तो ये तो इनफैक्ट फ्रॉड है मैरिज में, ग्राउंड फॉर डिवोर्स भी बनता है. Now that we are clear about one thing more, please, one thing. एक और एस्पेक्ट आया था. This matter came up in Narendra Nath Pahadi. Narendra Nath Pahadi, P-A-H-A-R-I, Narendra Nath Pahadi versus Ram Govind Pahadi. Ram Govind Pahadi. ये प्रीवी काउंसिल का मामला है 1901 का. क्वेश्चन ये उठा, हस्बैंड ने कहा कि सर मैं चलो एक्सेस तो था पर मैं बीमार था, और जब मैं बीमार था तो फिर मैं कैसे कंसीव करा सकता था, तो सर मेरा एक्सेस नहीं मानना चाहिए. इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ निकाला प्रीवी काउंसिल ने. उसने कहा इलनेस पर से कैन नॉट बी टेकन एज नॉन एक्सेस. यदि बीमार हूं, बट अगर इलनेस इस तरह की है विच मेक्स हिम टोटली डिसेबल्ड, तब ये मान सकते हैं. तो एक्सेस का एक और डायमेंशन है जो आप उसके साथ ही अटैच कर लो. प्रीवी काउंसिल का जजमेंट है ये 1901 का, इन विच द कोर्ट सेड, द प्रीवी काउंसिल सेड दैट इलनेस, कोई अगर बेनिफिट मांगता कि जी मैं तो बीमार था, तो दे सेड इलनेस पर से कैन नॉट बी टेकन एज नॉन एक्सेस. इट विल हैव टू बी प्रूव्ड. फॉर नॉन एक्सेस the man will have to prove that his illness was of such an extent that he was completely disabled and he was completely unable to have sexual intercourse. So if he can have sexual intercourse even during illness, it will be taken as access. So please remember, illness per se does not mean non-access.
प्रीवी काउंसिल का एक जजमेंट था, ये बहुत पुराना था, बहुत बार आ जाता है। नाउ अब इतना कुछ हमने जो भी बात की, वन थिंग मोर, एक इसके ऊपर मैं और जजमेंट देना चाहूंगा। पुरानी जजमेंट है मेड्रॉस की, 1931। जगन्नाथ मुदाली, जगन्नाथ मुदाली, MUDALI, जगन्नाथ मुदाली वर्सेस चिन्ना स्वामी, जगन्नाथ मुदाली वर्सेस चिन्ना स्वामी, 1931 मेड्रॉस। इस केस में क्या हुआ, सपोज वाइफ की अडल्ट्री प्रूव हो रही है और उस टाइम पे देयर वाज द हस्बैंड हैड एक्सेस, द हस्बैंड हैड एक्सेस एंड देयर वाज प्रूव दैट अडल्ट्रस था रिलेशनशिप, वाइफ अडल्ट्री थी, तो क्या एक्सेस डिस्पेल हो जाएगा? दिस क्वेश्चन केम अप। The Madras High Court held, if the husband had access, even though there was adultery on part of the wife, if at the time of the conception of the child, the man had access, the husband had access, this presumption is not dispelled. ऐसे ऐसे जजमेंट्स हैं हमारे पास। यू नो, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये अन्याय है, बट देन एज इन माय प्रीवियस लेक्चर आई सेड, हम जानते हैं अन्याय है, वी नो, बट क्या करें? वी कांट बास्टर्डाइज ऑल द चिल्ड्रन, वी कांट हैव husbands going for roving inquiries against every birth. The whole marriage would be on the rocks. However, उस टाइम पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब इंडियन एविडेंस एक्ट बना था, उस टाइम पे देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ डीएनए, डीएनए का कंसेप्ट नहीं था। नेचुरली जब डीएनए का कंसेप्ट ही नहीं है तो ये चीज उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करते? डीएनए का कंसेप्ट बहुत नया है। तो नाउ लेट्स डिस्कस वन लास्ट एस्पेक्ट ऑफ सेक्शन 112, द इफेक्ट ऑफ डीएनए ऑन सेक्शन 112। डीएनए क्या होता है? डीएनए एक्चुअली मीन्स deoxyribonucleic acid, deoxyribonucleic acid, डीएनए। ये जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं दुनिया में, वो सब सेल से बनते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड आर फॉर्म्ड ऑफ सेल्स। हर एक के सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं। इट फाउंड इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। जो ये क्रोमोसोम्स हैं, ह्यूमंस में देयर आर 46 क्रोमोसोम्स, और इन 46 क्रोमोसोम्स में क्या होता है, 24 नहीं, आधे क्रोमोसोम्स आते हैं मेल से और आधे क्रोमोसोम्स आते हैं फीमेल से। दोनों का कॉम्बिनेशन बनके वो एक अलग कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये जो 46 क्रोमोसोम है, ये एक लिविंग बीइंग का ब्लूप्रिंट होता है। इन 46 क्रोमोसोम्स में इसके अंदर 6 बिलियन डुप्लेक्स थ्रेड्स होते हैं, जिससे एक पैटर्न बनता है। सो यू नो, बेसिकली इतना हम वी आर नॉट टीचिंग साइंस हियर, बट एक समझना है
कि एक बेसिकली क्रोमोसोम्स के अंदर बिलियंस ऑफ थ्रेड्स होते हैं, जैसे हम कारपेट बुनते हैं और एक डिजाइन बनता है तो उनका अलग बनता है। ये जो डीएनए स्ट्रक्चर बनता है हमारा, जो मैंने जैसा बोला 46 बिलियन थ्रेड से जो हमारा ये बन जाता है, वो हर इंडिविजुअल का डिफरेंट होता है। इसीलिए किसी का भी आप डीएनए उठा लो, अब पॉइंट ये होता है कि क्या दो ह्यूमन बींग्स का सेम डीएनए नहीं हो सकता? क्वेश्चन ये उठता है। यू नो, द पॉसिबिलिटी इज 1 in 30 billion to 300 billion। मैं रिपीट कर रहा हूं, 30 बिलियन लोगों में 2 लोगों का, मिनिमम 30 बिलियन से लेकर 300 बिलियन तक चांसेस हैं कि 2 लोगों का एक डीएनए हो। अब वर्ल्ड की पॉपुलेशन तो 8-9 बिलियन है, 8 बिलियन है, तो अभी तो 30 बिलियन तो पॉपुलेशन ही नहीं है वर्ल्ड की। तो इसीलिए हम मान के चल सकते हैं कि 2 लोगों का सेम डीएनए हो ही नहीं सकता। This is a scientific reaction. So now the scientific reaction which comes up is that 2 persons cannot have the same DNA. Because as I said, 30 billion people, 30 billion. So since the population is not even 8-9 billion, तो चांस ही नहीं है कि दो लोगों का सेम डीएनए हो। इट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज द रीजन वाई डीएनए इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट facets of section 112 इंडियन एविडेंस एक्ट। नेचुरली अब क्वेश्चन ये उठता है कि डीएनए क्या है? डीएनए इज आफ्टर ऑल एन ओपिनियन एविडेंस, एंड ओपिनियन एविडेंस कैन नॉट बी एक्सॉल्टेड टू द लेवल ऑफ अ सब्सटैंटिव एविडेंस। Natural है। So since we cannot exalt opinion evidence to the level of a substantive offense, this is the reason there has been such a huge development in the law of DNA in the years. So now let's trace the history of DNA as far as section 112 is concerned. We start right from the beginning, right from, I will say, Gautam Kundu. When I go to Gautam Kundu, this judgment came up in 1993. I'll just go through because Gautam Kundu is basically the most important judgment as far as the DNA, the beginning of the DNA is concerned. In Gautam Kundu, West Bengal, 1993, the Supreme Court rejected the DNA as a conclusive proof. They said, what is DNA? It is at best a mere balance of probabilities. So in this judgment, what was held? Let's write down the points, very important. These are important points. Firstly, the courts in India cannot order blood test as a matter of course. So firstly, the courts in India cannot order blood test as a matter of routine. Second, wherever applications are made for such prayers, in order to have roving inquiries, the prayer for blood test cannot be entertained. Third point, there must be a strong prima facie case that in that the husband must establish non-access to dispel the presumption arising under section 112. Fourthly, the court must carefully examine as to what would be the consequence of ordering the blood test and whether it will have the effect of branding a child as a bastard and the mother as an unchaste woman. And lastly, no one can be compelled to give sample of blood
for analysis. ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं गौतम कुंडू के जो बेस बने. यहां से शुरुआत होती है हमारे पूरे लॉ ऑफ डीएनए की. In this, what was held was that blood test for DNA cannot be ordered as a matter of routine. सेकेंड पॉइंट क्या था कि रोविंग इंक्वायरीज, चलो चेक करा लेते हैं, वी विल सी वेदर द चाइल्ड इज माइन और नॉट. चलो, इसका असर क्या होता है कि इफ यू विल गो फॉर रोविंग इंक्वायरीज, तो पहली बात तो हस्बैंड को शक है. इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग मैसेज इन द सोसाइटी कि हस्बैंड को कोई शक था, जरूर कुछ दाल में काला है. बच्चे के ऊपर भी एक एस्पर्शन होता है, मां के ऊपर भी एस्पर्शन होता है. सो दैट इज वाई डीएनए टेस्ट्स कैन नॉट बी ऑर्डर्ड इन अ रूटीन वे unless there is a necessity. There should be no DNA tests. A DNA test always casts aspersions. It is definitely infringing the fundamental right of Article 21, my right to life. Not only my right to life, the right to life of the child. That is the reason why we cannot order DNA as a routine matter. Even the Punjab Haryana High Court has held the same. I have the Honorable Punjab Haryana High Court, Kuldeep Singh versus Joginder Kaur. In Kuldeep Singh versus Joginder Kaur, 2007, Punjab Haryana High Court. It was held, direction for DNA cannot be granted mechanically. A prayer for DNA should be taken with great care. So basically, all the courts are unanimous on one point. DNAs should not be ordered in a routine course. DNA should not be a roving inquiry. A DNA, as per Gautam Kundu, is not at all conclusive. अब जब ये गौतम कुंडू का हमारे पास जजमेंट आया, अब तो पूरी आग लग गई. Lot of high courts, normally what happens is 2-3 high courts are, they have interpretations of their own. So naturally there was a first reaction. This reaction came up from Bombay. This matter came up in Sadashiv Malika Arjun Kharedkar. Sadashiv Malika Arjun Kharedkar. Kheradkar. Malika Arjun Kharedkar versus Nandini Sadashiv Kharedkar. 1995, Bombay High Court. In this judgment, the Bombay High Court lamented, this is absurd. A DNA is such a good test, why can't we do it? Lament kiya tha. Delhi High Court also followed suit. Delhi High Court in Kanchan Bedi versus Gurpreet Bedi, Delhi, 2003. ये दोनों बॉम्बे और दिल्ली हाई कोर्ट्स बहुत आगे चलते हैं. Now, in this Delhi High Court judgment, they said DNA is definitely a very, very reliable test. और अब इस केस में जो कंचन बेदी वाला केस था दिल्ली हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट अलाउड, जैसे डीएनए कर लो. तो कहीं ना कहीं ये रिवोल्ट्स होने शुरू हुए. The Supreme Court also softened its stand. It took up the stand कि जहां पे एक डीएनए का ऑर्डर हुआ और मना कर रहा है फादर कि मुझे डीएनए नहीं कराना. नाउ अ प्रिजम्पशन कैन बी टेकन अगेंस्ट द फादर. फादर मना क्यों कर रहा है? सो दैट इज व्हाई वी हैव शारदा वर्सेस धर्मपाल, 2003 Supreme Court. In Sharda versus Dharamapal, the Supreme Court held that
whenever a DNA test is ordered, it cannot be taken as a violation of right to life. It is definitely not a violation of my right to life. And if he refuses to undergo a test where the court has ordered, a presumption may be taken against him. So now we will take a presumption against that person whom the court has ordered to undergo a DNA test and he refuses to do so. Now we can take a presumption against him. Supreme Court started softening the stand. You know, naturally with the passage of time, 1993 कितना पुराना हो गया, होना ही था ये. उसके बाद एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है दिल्ली हाई कोर्ट का. दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस राजीव एंडलो, he passed a very, very important judgment in Rohit Shekhar versus Narayan Dutt Tiwari. ये जजमेंट आता है. ये 27 अप्रैल 2012 को आता है. Now this judgment of Rohit Shekhar versus Narayan Dutt Tiwari 2012 Supreme Court. इसमें Justice Rajiv Endlaw said, why can't we take it as a conclusive evidence? क्यों हम नहीं कर लेते? और इस केस में what was held was that the person can be forced to give DNA. पहला point. दूसरा, DNA can be taken as a very important piece of substantive evidence. ये जो जजमेंट था दिल्ली हाई कोर्ट का, this marked a change. अब पूरा चेंज हो जाता है. ये पहला जजमेंट आता है जहां डीएनए को बोला गया that this can be actually the deciding factor. The DNA can be taken as a deciding factor. ये दिल्ली हाई कोर्ट का जो जजमेंट आता है, ये एक बेसिकली फ्लड गेट्स खोल देता है. और उसके बाद आता है एक बहुत ही फेमस जजमेंट और जो लैंडमार्क जजमेंट है और जो आप सबको आना चाहिए, बिकॉज दिस जजमेंट इटसेल्फ में कम अप इन द एग्जाम एज अ कंप्लीट जजमेंट इन एग्जाम. एंड दिस जजमेंट इज नंदलाल वासुदेव बाडवेक. प्लीज मार्क दिस वेरी केयरफुली. ये क्वेश्चन एज इट इज आएगा, प्लीज बी वेरी केयरफुल. नंदलाल वासुदेव बाडवेक. नंदलाल वासुदेव बाडवेक, BADWAIK वर्सेस लता नंदलाल बाडवेक, नंदलाल बाडवेक 2014 सुप्रीम कोर्ट, 2014 का आता है. ये जस्टिस केहर का जजमेंट है, 2 जज बेंच है. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. लेट्स trace this whole history and let's now write down, keep on writing on this very very important judgment जो इसमें बहुत सारे important points बताए गए. Let's see. इसमें क्या हुआ था? एक हस्बैंड ने पिटिशन डाला था that he wants to undergo DNA and the Supreme Court allowed the DNA test. They allowed the petition for DNA test by the husband. DNA हो गया, जॉइंट पिटिशन था. इसमें वाइफ ने भी कहा करा लो, तो जॉइंट पिटिशन था, डीएनए हो गया. डीएनए की जो रिपोर्ट आई उसमें आया कि फादर ये नहीं है. दैट मीन्स हर हस्बैंड इज नॉट द फादर. जब ये रिपोर्ट आई, वाइफ कहती मैं तो नहीं मानती, आई विल नॉट एक्सेप्ट इट. I want another DNA test. So for the first time, Supreme Court now ordered another second test. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, वाइफ की बात मानते हैं. पहले ज्वाइंट गए थे, हस्बैंड ने कहा, अब लेबोरेटरी ने कह दिया कि फादर नहीं है, फाइन, वी गो फॉर अ सेकंड टेस्ट.
So on a request by the wife for a retest of DNA, the second test of DNA was conducted. In this test, again the answer came, और अब ये हायर FSL में गया था, वहां पे भी यही रिजल्ट आया, नो इट डज नॉट मैच. अब जब ये रिजल्ट दो लेबोरेटरीज का आ गया और दोनों ने कह दिया दैट ही इज नॉट द फादर ऑफ दिस चाइल्ड, नाउ द वुमन टुक दिस प्ली, हस्बैंड हैड एक्सेस, कंक्लूसिव प्रूफ है, मद्रास हाईकोर्ट का भी ये जजमेंट है. सो जहां पे कंक्लूसिव प्रूफ है वहां डीएनए की कोई वैल्यू नहीं है, डीएनए की रिपोर्ट को फेंक दो. So now they went to the basic language of the section, that where the language itself says that if the husband had access, and husband had access, he could not prove non-access. So where the husband had access, then the question of bringing in DNA report does not arise. ये प्ली लिया गया और इस प्ली को डिसाइड करना था इस बार्डवेक वाले केस में. Now in this case the Supreme Court started now analyzing the entire law. उसमें उन्होंने पहले जैसा कि मैंने दिया था बनारसी दास वर्सेस टिक्कू दत्ता 2005 सुप्रीम कोर्ट, उसको कोट किया. उसके बाद इन्होंने कोट किया कामती देवी वर्सेस पोशीराम, कामती देवी वर्सेस पोशीराम 2001 सुप्रीम कोर्ट, ये फिर कोट किया. ऑल्सो एक तीसरा कोट किया बीपी जेना, JENA जेना वर्सेस उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर विमेन, वर्सेस उड़ीसा स्टेट कमीशन फॉर विमेन 2010 सुप्रीम कोर्ट, इनको भी कोट किया. और उसके अंदर सब जगह क्या था, डीएनए कैन नॉट ओवरराइड कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्सेस. तो जहां पे एक्सेस प्रूव हो गया हो हस्बैंड का, वहां पे डीएनए कैन नॉट ओवरराइड इट. ये तीनों जजमेंट्स में क्लियर था और इसी चीज को अब वाइफ ने बेस बनाया कि सर ये तीनों आपके ही जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, जहां उन्होंने कहा है दैट डीएनए कैन नॉट ओवरराइड द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्सेस. उसके बाद in this judgment the Supreme Court now came to one very important aspect, कि क्या हम डीएनए टेस्ट ऑर्डर कर सकते हैं? कैन वी ऑर्डर डीएनए टेस्ट? दैट इज अ क्वेश्चन विच अराइजेस. And on this they said there is what we call, and now this very beautiful test, the test of eminent need. The test of eminent need. क्या eminent need है? The test of eminent need. Is there a test of eminent need? तो जहां पे उलझा हुआ है, जहां तो कोई जरूरत नहीं, वहां तो हमें कोई टेस्ट नहीं, बट जहां ऐसा मामला आ गया वहां पे कोर्ट का काम क्या है? What is the job of the court? To separate the grain from the chaff. What is the basic job of a court? To ensure that justice is done. Merely because we have a legislative peace under 112 doesn't mean that we will now sacrifice justice. So that is why we follow the test of eminent need. And we can now order a DNA test. So one thing which they said was that the test of eminent need has to be kept in mind for a court to decide the matter correctly. Now, also in this case, the DNA in all those cases, in Gautam Kundu, BP Jena, या जो मैंने अभी बताया है, in all those cases, the DNA record was not there. They were asking, यहां तो आपके पास DNA record आपके पास पड़ा है, both the DNA and though two of them were there. So that is the reason why this was a separate case. Now, what is the decision then? So firstly,
The test of eminent need is a must, first thing. Second thing, now whether DNA can be taken as a substantive piece of evidence. Now we come to the second part. The second part says now, as far, so DNA versus access. My last part of this lecture is DNA versus access. Now, in this judgment, the Honorable Supreme Court held that Section 112 was created when there was no DNA test available at that time. So at that time when Section 112 was created, DNA was not in the contemplation of the legislature. So that time they could not have even have a wildest idea कि कोई DNA जैसी चीज होगी. But then I would like to quote the exact lines from this judgment. They said, I would like to quote this line. In our opinion, when there is a conflict between a conclusive proof envisaged under law and a proof based on scientific advancement accepted by the world community to be correct, the latter must prevail over the former. मैं रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं हमारी. In our opinion, when there is a conflict between a conclusive proof envisaged under law and a proof based on scientific advancement accepted by the world community to be correct, the latter must prevail over the former. In other words, scientific development will override this law. So as a result, we can safely say that DNA can be taken as a very important substantive piece of evidence. And hence, using this report that DNA is a very fairly it's a very acceptable piece of evidence. No reason why we should not do it. First time we have now a DNA as an expert, though it is an opinion evidence. So in this judgment now, DNA is taken as a conclusive proof. Now this judgment has changed the entire way in which the DNA law was framed. इसीलिए बार्डविक इतना इंपॉर्टेंट जजमेंट बन गया क्योंकि इसमें पूरा का पूरा डीएनए का लॉ ही इन्होंने चेंज कर दिया था. आई वुड हेसन टू से, दो बार्डविक हैज बिकम अ लैंडमार्क और हम इसको बहुत यूज भी करते हैं, पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, एक थोड़े लेटेस्ट जजमेंट्स पे और आऊंगा. इन 2019 वी हैव अ जजमेंट ऑफ पट्टू राजन, PATTU, Pattu Rajan, RAJAN Rajan, Pattu Rajan versus State of Tamil Nadu. Pattu Rajan versus State of Tamil Nadu, in which they again came back to the same kahani. They said DNA evidence is opinion evidence. And the court is not bound to accept the opinion. It depends from case to case. It is a question of fact. So that means 2019 in Pattu Rajan, now again the matter comes back, though it is not totally negated. Negate नहीं कर रहा है, वो कह रहा है however हमें notwithstanding Bardwick हमें एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो DNA एविडेंस है वो एक ओपिनियन एविडेंस ही है और कोर्ट बाउंड नहीं है, कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है. कोर्ट बाउंड नहीं है कि चलो जी अब तो डीएनए आ गया, इसको तो हमें मानना ही है. ओपिनियन एविडेंस कोर्ट की मर्जी है, एक्सेप्ट करे या ना करे, केस टू केस डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग ऑन द बेस इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. सो जहां पे जरूरत है वहीं करेंगे, बाकी और जगह हमें मर्जी है कोर्ट की इसको यूज करे या ना करे. सो पट्टू राजन मस्ट बी रेड अलोंग विद बार्डविक. बार्डविक ने तो कह दिया था कि जहां ये आ गया खत्म कहानी, बट नाउ द कोर्ट अगेन इन 2019 said that it is an after all an opinion evidence.
ओपिनियन एविडेंस जो है वो ओपिनियन ही होता है, और कोर्ट की मर्जी है कि उसको यूज करे एज फाइनल या ना करे, डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. No hard and fast rule can be laid down by Bardwick. So I hope now everybody is clear about section 112. We have gone into great details of this whole, including the law of DNA, and now I hope everybody is absolutely clear on this. Thank you. God bless.